जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 11 विपणन एवं विपणन प्रबंध मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, जिसे आप जानते हैं कि जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय या विनिमय होता है उसको हम बाज़ार कहते हैं। और विपणन विपणन के अंतर्गत क्रय विक्रय के पहले यानी प्रोडक्ट को बनाने से पहले एवं उसको विक्रय करने के बाद तक की क्रियाएं, जो कि गारंटी या वारंटी, प्रोडक्ट बिकने के 1 से 2 साल की जो वारंटी होती है तब तक की क्रियाओं को विपणन यानी मार्केटिंग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विक्रय के अंतर्गत केवल वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। तो इस तरह से बाज़ार जहां वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय या विनिमय होता है उसे बाज़ार कहते हैं। मार्केटिंग में क्रय विक्रय के पहले और बाद की क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। और विक्रय जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का केवल क्रय या विक्रय होता है। इस चैप्टर में हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे यानी विपणन। और विपणन के कई कार्य होते हैं। तो मार्केटिंग फंक्शन के अंतर्गत ये 3 तरह के कार्य आते हैं। एक विनिमय संबंधी कार्य, एक भौतिक पूर्ति के कार्य और एक है सहायक कार्य। तो पहला विनिमय संबंधी कार्य के अंतर्गत मार्केटिंग फंक्शन में सबसे पहले आता है उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग। कोई भी व्यापारी, कोई भी निर्माता सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के प्लानिंग करता है कि उसको किस तरह का प्रोडक्ट कंज्यूमर को तक पहुंचाना है। कंज्यूमर उसके किस प्रोडक्ट को किस साइज़ में, किस रेंज में, किस मूल्य पर ख़रीदना पसंद करेंगे, इसके बारे में वो पूरी प्लानिंग करता है। उत्पाद के नियोजन के बाद विक्रय संबंधी सभी निर्णय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं कि आप विक्रय जो है वो अपना मार्केट या बाज़ार, किस तरह के बाज़ार में आप बेचना चाहेंगे, उसको आपका माध्यम क्या होगा, चाहे क्या आपका डायरेक्ट सेलिंग होगा या फिर इनडायरेक्ट सेलिंग होगा, या आप इसको टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से बेचना चाहेंगे। तो विक्रय संबंधी सभी कार्यों को विनिमय संबंधी कार्यों के दूसरे पक्ष में हमने रखा है। विनिमय संबंधी कार्य में एक आता है क्रय एकत्रीकरण, यानी कि निर्माता को जब कच्चे माल से पक्का माल बनाना होता है तो वो कच्चे माल को खरीदने संबंधी निर्णय लेता है कि उसको जो माल है वो कम से कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का कहाँ से वो किस तरह से प्राप्त हो, जिससे उसकी लागत कम हो और कम मूल्य पर उसको माल मिले, जिससे उसकी लाभ क्षमता बढ़े। भौतिक पूर्ति के कार्य के अंतर्गत पहला आता है परिवहन या यातायात संबंधी कार्य होते हैं, जिसमें परिवहन यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने का आपका माध्यम कौन सा होगा। क्या आप उसको रेल के द्वारा या सड़क मार्ग के द्वारा या वायुयान के मार्ग के द्वारा या जल मार्ग के द्वारा, किस मार्ग के द्वारा आप उसको कस्टमर तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में सभी तरह के निर्णय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। भौतिक पूर्ति के कार्य में दूसरा आता है संग्रहण। निर्माता अपने माल को बनाने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसको भंडारण की व्यवस्था भी करना पड़ती है, यानी उसको स्टोरेज गोदाम होना चाहिए उसके पास। वो गोदाम की ऐसी व्यवस्था जिसपे उसको लागत कम से कम हो और माल का रख रखाव ठीक तरीके से करना, इस संबंध में सभी कार्य किए जाते हैं। मार्केटिंग फंक्शन में तीसरा और अंतिम कार्य है सहायक कार्य, जिसके अंतर्गत कई कार्य आते हैं। जैसे पहला है वित्त का प्रबंध करना, जिसे हमारे शरीर में खून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यापार में धन की आवश्यकता होती है। तो धन का प्रबंध करना, वित्त का प्रबंध करना, पैसा कहाँ से आएगा, यदि आवश्यकता पड़ने पर, मांग बढ़ने पर, प्रोडक्शन यदि बढ़ाना पड़ता है तो हमारे पास क्या उतने वित्त का प्रबंध है या फिर हमको लेना पड़ेगा। तो उसकी उचित व्यवस्था करना, जिसके कारण किसी तरह का प्रोडक्शन में बाधा नहीं आए, इस सब की व्यवस्था वित्त प्रबंध के अंतर्गत की जाती है। दूसरा कार्य आता है सहायक कार्य में जोखिम वहन करना, यानी मार्केट में भविष्य अनिश्चित होता है और कस्टमर की रुचि भी अनिश्चित, और आपको नहीं मालूम होता है कि अगला कदम कस्टमर का क्या होगा। हो सकता है कि हमारे प्रतियोगी हमसे कम कीमत पर माल मार्केट में लेके आ जाएं, तो हमारा स्टॉक, वो जो हमारा प्रोडक्शन, वो जो प्लांट थे, उसका काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है।
उसके लिए पहले से ही मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा तर्क वितर्क किया जाता है और आवश्यक जोखिमों को वहन करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। बाज़ार की सूचना इकट्ठा करना, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर की रुचि क्या है, प्रतियोगियों की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या उनकी रीति नीतियाँ हैं, सरकारी रीति नीतियाँ क्या हैं, इन सब का ज्ञान होना निर्माता को आवश्यक है। इसका वो समय समय पर और लगातार इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करता रहता है। अपने माल का प्रमाणीकरण, एक स्टैंडर्ड बनाना। अगर माल का आपका स्टैंडर्ड नहीं है तो कस्टमर आपका हमेशा नहीं रहेगा और हो सकता है कि आपका गुड्स की क्वालिटी एक बार ख़रीदने के बाद उसे नहीं समझ में आए तो वो दूसरी बार आपका गुड्स नहीं खरीदेगा। तो आपके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना इसके अंतर्गत आएगा। पैकिंग, जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में आप कभी कहीं जाते हैं तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की पैकिंग अट्रैक्ट करती है, यानी दूसरे प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को अलग बनाना, ग्राहकों के दिमाग में अलग छवि बनाना इसके अंतर्गत काम आएगा। तो पैकिंग इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो आकर्षक तो करे ग्राहकों को, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है उसको संभाल कर भी रखे, सभी मौसमों में उसको उचित तरीके से उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, इसका ध्यान रखा जाता है। मूल्य निर्धारण भी सहायक कार्य के अंतर्गत अगला कार्य होता है, जिसमें कि निर्माता अपने प्रोडक्ट का मूल्य क्या हो और किस मूल्य पर ग्राहक हमारे हमेशा बने रहे और हमको उच्चतम प्रॉफिट हो। तो हमेशा मूल्य निर्धारण करते समय निर्माता का यह कार्य होता है, यह उद्देश्य होता है कि हमें अधिकतम लाभ और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि दी जा सके। इसके अंतर्गत विक्रय के बाद की सेवाएं, आपने देखा होगा यदि आप इलेक्ट्रॉनिक या और मशीनरी अगर कोई परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको 1 या 2 साल की वारंटी गारंटी दी जाती है और कुछ कंपनियां तो 5 साल तक की वारंटियां अभी प्रोवाइड कर रही हैं। तो 5 साल, 2 साल और 1 साल की वारंटी में निर्माता को वे सभी सर्विस देना पड़ती हैं जो उपभोक्ता को आवश्यक होती हैं। तो विक्रय के बाद की सेवा भी इसके अंतर्गत यानी मार्केटिंग फंक्शन के अंतर्गत आएंगी। प्रायः विक्रय और विपणन को सभी लोग लगभग एक अर्थ में मानते हैं, जबकि मार्केटिंग और सेलिंग, विपणन और विक्रय दोनों के अलग हैं। कुछ इनके डिफरेंस हैं, जैसे कि मार्केटिंग में वस्तु विचार से लेकर विक्रय के बाद तक की सभी क्रियाएं मार्केटिंग यानी विपणन में सम्मिलित की जाती हैं, जबकि विक्रय यानी सेलिंग में सिर्फ माल को बेचने और ख़रीदने की क्रिया को शामिल किया जाता है। मार्केटिंग के अंतर्गत वस्तु विचार यानी वस्तु आपका बन रहा है उससे पहले के वस्तु बनाना है, उसके पहले से विचार जो आते हैं वहाँ से लेकर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक का काम किया जाता है, जबकि विक्रय के अंतर्गत केवल माल का हस्तांतरण तक ही सीमित होता है। विपणन यानी मार्केटिंग का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, जबकि विक्रय का क्षेत्र संकुचित है। मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहकों को संतुष्ट करना, जबकि विक्रय का उद्देश्य माल को केवल बेचने तक ही सीमित होता है। मार्केटिंग का मुख्य तत्व होता है कस्टमर, यानी निर्माता कस्टमर को लेकर कस्टमर की रुचि के अनुसार माल को बनाता है, जबकि विक्रय के अंतर्गत प्रोडक्ट को मुख्यतः स्थान प्राप्त है। सिद्धांत, मार्केटिंग का सिद्धांत ऐसा है कि विक्रेता को सावधान रहना चाहिए, जबकि सेलिंग में क्रेता की सावधानी उचित है, क्योंकि माल बेचते समय व्यक्ति आपको किसी भी तरह से माल को बेच देगा, तो आपको क्रेता को इसमें सावधान रहना पड़ता है। जबकि विपणन यानी मार्केटिंग में विक्रेता को सावधान रहना पड़ता है ग्राहकों की रुचि के अनुसार। मार्केटिंग में कई चरण होते हैं, जबकि विक्रय में केवल एक चरण होता है। तो इस प्रकार मार्केटिंग और सेलिंग को हम अलग अलग विचारधाराओं में माप सकते हैं। अब उत्पादन से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले के जो विचार मन में आते हैं कि हमको प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है, कस्टमर की रुचि क्या है, मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है और मार्केट इस जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसका आगे कितना भविष्य है, इसके बारे में प्लानिंग करने के बाद प्रोडक्ट को बनाया जाता है और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इन सभी कार्य को व्यावसायिक पद्धति से पूरी करना, समस्याओं का निराकरण करना, लाभ बढ़ाने के प्रयास आदि सभी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट
की विशेषता यह है कि इसमें वस्तु और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का एक माध्यम है और क्रिया है। विपणन के प्रबंध में सभी कार्य किए जाते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता के बीच का ये ब्रिज का निर्माण करता है, यानी पुल होता है। इसका उद्देश्य मार्केटिंग मैनेजमेंट का कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्वालिटी कैसी है, हमको ये देखना है कि कस्टमर क्या चाहता है, तो उसको हमको सेटिस्फाई करना मेन उद्देश्य होता है। इसमें अनुसंधान और सर्वे के कार्य मुख्य होते हैं। सर्वे डिपार्टमेंट, जो अनुसंधान डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट, हमेशा इस बात का प्रयास करता रहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अधिकतम हम किस तरह से कर पाएंगे, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में पूरी जानकारी वो निर्माता को देता है। इसमें व्यावसायिक गतिविधियों को भी निर्देशित किया जाता है कि हमको हमारे व्यापार में आगे भविष्य में किस तरह के निर्णय लेना है, या हमारे कुछ नियमों में बदलाव करना है, तो उसको भी हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का महत्व इस कारणों से बढ़ जाता है कि ये उत्पादन, नियोजन और निर्णय में काफ़ी सहायक होते हैं, जिससे कि निर्माता को क्या बनाना है और क्या कस्टमर को पसंद आएगा, उसके बारे में पूरे निर्णय लिए जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। उच्चतम लाभ कमाने में सहायक होता है। विपणन प्रबंध के अंतर्गत अधिकतम लाभ कमाने पर बल दिया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कस्टमर को राजा माना जाता है और उसके अनुसार काम करने पर आपकी बिक्री बढ़ती है और लाभ भी बढ़ता है। इससे वितरण लागत में कमी लाने के भरसक प्रयास किए जाते हैं और उस कमी को बहुत हद तक कम भी किया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं को लाभ और जीवन स्तर में वृद्धि भी हो पाती है, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है उसके अनुसार माल को बनाना। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेट के माध्यम से लिविंग स्टैंडर्ड और मल्टीनेशनल कंपनीज अच्छे अच्छे ब्रांड्स और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रही हैं, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में आजमाना चाहता है और आजमाता है, जिससे इनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। रोजगार का बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि जब कंपनियों के लाभ बढ़ेंगे, लाभ बढ़ने पे उनका व्यापार का विस्तार होगा और व्यापार विस्तार होने से उनको उतने ही लोगों की आवश्यकता होगी काम करने के लिए, जिसके देश में रोजगार की समस्या को भी हल किया जा सकता है। ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि, क्योंकि अगर उत्पादक कुछ बनाता है और कुछ नई चीज़ लेके आ रहा है जो अभी कस्टमर को नहीं मालूम है, तो वो एडवर्टीज़मेंट के द्वारा उसको समझाते हैं कि इस सामान को, इस हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से आपको प्रयोग करना है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, जिससे ग्राहकों के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और मध्यस्थों को लाभ, मध्यस्थ जैसे कि सेल्समैन हैं, होलसेलर हैं और जो आपके रिटेलर हैं, इनको भी जब कंपनी का लाभ बढ़ता है तो इनका भी कमीशन बढ़ता है और इनको भी अच्छी आय प्राप्त होती है। तो इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सभी कार्य मध्यस्थों को भी लाभ पहुंचाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन क्रियाएं, वे क्रियाएं जो मार्केटिंग यानी कि प्रोडक्ट को अधिकतम सेल करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम किए जाते हैं, उन्हें हम मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत लेके आएंगे। मैकार्थी के द्वारा मार्केटिंग मिक्स में 4P, 4 तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। इनको 4P के नाम से जाना जाता है। ये 4P हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के अंतर्गत पहला P प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है कि माल के क्वालिटी संबंधित कार्य करना। माल की कोई भी जो भी निर्माता है अपने माल को इस तरह से बनाता है कि उसकी क्वालिटी दिन पे दिन सुधरे, जिससे लोगों का विश्वास उसके प्रोडक्ट में बढ़े और वो अधिक से अधिक खरीदें। प्रोडक्ट का साइज़ क्या हो, प्रोडक्ट की किस साइज़ में हमको बनाना है। प्रोडक्ट की अगली क्वालिटी जो है, क्वालिटी के बाद आपका रेंज देखी जाती है कि हमको अपना निर्माता ये देखता है कि हमारे प्रोडक्ट की रेंज क्या हो, यानी हम किस किस प्राइस पर कितने कितने वज़न के साथ इसको हम पैकिंग करें और रेंज उसकी कितनी बड़ी हो। जैसे आपने देखा होगा, देखते हैं पार्ले जी बिस्किट है, बिस्किट वाली कंपनी भी कई सारे रेंज के बिस्किट निकालती है, 2 रुपये से लेके उसके और अधिक से अधिक मूल्य तक के उसके बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी को आप रेंज कहते हैं। जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो भी अपने एक छोटे से मॉडल से लेके बड़े से बड़ा मॉडल आपको मार्केट में मिल जाता है। इसी को प्रोडक्ट रेंज कहते हैं। इसमें सभी तरह के
उपभोक्ताओं को, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए काम किए जाते हैं। माल की पैकिंग किस तरह से करना है और वारंटी हमको इस माल पर कितनी देना है, 1 साल, 2 साल या 5 साल, ये भी हम इसके अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। और प्रोडक्ट को चेक करना, हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर देंगे, पहले प्रोडक्ट हम अपने लैब में टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये पहले पी के अंतर्गत कार्य आते हैं। दूसरा है प्राइसिंग। दूसरा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है प्राइसिंग करना, कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें जिससे कस्टमर उसको लेने में तैयार हो और आपको लाभ भी अधिक से अधिक मात्रा में हो। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, जैसे कि अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो एक प्राइस फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। प्राइसिंग में प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है। हर व्यापारी ये चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक लाभ हो, लेकिन लाभ के साथ वो कस्टमर का भी ध्यान रखता है कि उसको संतुष्टि भी अधिक से अधिक मिलना चाहिए। और कभी कभी कंपनी को रीप्राइस का भी हेल्प लेना पड़ता है, जैसे कि अभी आपने देखा लॉकडाउन के पहले कुछ गुड्स की, कुछ सामान की प्राइस अलग थी और लॉकडाउन के बाद अभी कुछ के प्राइस क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। तो सभी कंपनियों ने अपने रीप्राइस सिस्टम को लेके आए हैं, जिसके कारण दोबारा से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को रीप्राइस किया है। मैकार्थी के द्वारा तीसरा बताया गया भी प्रमोशन है। इसके अंतर्गत एडवर्टीज़मेंट और पब्लिसिटी को हम शामिल करते हैं। एडवर्टीज़मेंट, आप जैसे ही मार्केट में जाते हैं आपको चारों तरफ बोर्ड, बैनर्स, टेलीविज़न पर स्लाइड चलती हुई दिखेंगी, ये सभी आपके एडवर्टीज़मेंट होते हैं। और पब्लिसिटी जैसे आप देखते होंगे कि अगर टेलीविज़न पे आप कोई प्रोग्राम होता है, उसमें कोई फिल्म मेकर या फिल्म का हीरो या हीरोइन उस एपिसोड में आकर काम करते हैं एक एपिसोड में, और अपने लास्ट में फिल्म के प्रमोशन को बोल के जाते हैं कि हमारी ये फिल्म आप देखिएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पब्लिसिटी में ये लोग पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन अपने जो उनको पब्लिसिटी करना रहती है अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, अपनी मूवी की, वो ये करके चले जाते हैं। तो पब्लिसिटी में पैसा तो खर्च होता है, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता। मैकार्थी के द्वारा चौथा बताया गया पी फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आपके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं कि आपका ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या होगा, सड़क मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग। इसके अंतर्गत गोदाम, आपका माल कहाँ सुरक्षित रह सकता है जिसमें कम से कम लागत पर आप अधिक से अधिक समय पर ज़्यादा माल सुरक्षित रख सकते हो। स्टॉक स्ट्रेटजी, आपका स्टॉक एक मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक के बारे में सही निर्णय लिए जाना और लगभग कास्ट को रिड्यूस करना, कम से लागत को कम करना, यानी फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाता है कि जिससे लागतों में कमी आए। अगला हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। इसके अंतर्गत ब्रांड और लेबलिंग को हम पढ़ते हैं। ये विपणन का मुख्य तत्व होता है। इसके अंदर उपभोक्ता की रुचि का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो पहला इसमें है ब्रांड। तो ब्रांड किसी प्रोडक्ट, किसी कंपनी के नाम, किसी उसके प्रोडक्ट के पोस्ट, मार्क या डिज़ाइन को कहते हैं। जो कंपनी अपना एक होलोग्राम बनाते हैं जो दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। इसमें अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो प्रतियोगी हैं उनके प्रोडक्ट से अलग बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है। इसकी विशेषता है कि जो नाम होगा वो प्रोडक्ट से मैच होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा मारुति यानी हवा। इसी तरह कोका कोला है, तो कोका कोला में अंदर कोक मिला रहता है, इस कारण उसका नाम कोका कोला है। तो नाम मैच ऐसा होना चाहिए आपका ब्रांड आसानी से पहचाने योग्य होना चाहिए, जिससे समझ में आ जाए कि ये किस कंपनी का है। और ब्रांड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस पर अधिक खर्च कर दिया जाए, तो ये कम खर्चीला होना चाहिए। और ब्रांड या डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए जिससे कस्टमर के मन को लुभा लिया जाए और वो अट्रैक्ट हो। ब्रांड ज़्यादा डिटेल नहीं होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, ये संक्षिप्त होना चाहिए। और एक पंजीकृत ब्रांड को ही ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ब्रांड का उत्पादकों को लाभ ये होता है कि वे वस्तु का परिचय आसानी से करा सकते हैं। इससे बाजार का निर्माण करना आसान होता है। विज्ञापन भी आसान होता है क्योंकि वस्तु को समझाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और वस्तु को बेचना आसान होता है क्योंकि कस्टमर के माइंड में सेट होता है कि ब्रांड है और इसकी क्वालिटी अच्छी होगी।
उपभोक्ता को ये लाभ है कि उसको अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिलता है। इसमें क्रय आसान होता है, मूल्यों में स्थिरता, लंबे समय तक कोई प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं और क्वालिटी हर बार आपको अच्छी क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं और इनकी पैकिंग भी अच्छी होती है। तो आपने ब्रांडेड चीज़ें तो आपने देखी होंगी, ब्रांडेड आप मार्केट में जाते हैं तो ब्रांडेड वस्तु का मार्केट में आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का, सही प्राइस का और लुभावना होता है। अब आता है हमारा लेबलिंग। तो लेबलिंग एक ऐसा सूचना देने वाला उत्पाद के साथ एक ऐसी पर्ची लगी होती है जो कि उत्पाद के बारे में पूरी उसके अंतर्गत डिटेल होती है। तो इसका कार्य होता है कि वस्तु की पहचान करा देना और वस्तु का वर्गीकरण करना और उसको अट्रैक्टिव बनाना। आपने देखा होगा मार्केट में कुछ भी आप प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक पर्ची लगी होती है। चाहे आप किसी तरह की बॉटल, मेडिकल मार्केट से कोई बॉटल परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको एक पर्ची लगी होती है जिसके अंतर्गत MRP, उस वस्तु की एक्सपायरी डेट, वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसमें क्या क्या कंटेंट ऐड है ये लिखा रहता है। और खाने पीने की वस्तुओं पर एक ग्रीन कलर का गोल निशान और रेड कलर का गोल निशान को तो आप जानते होंगे। ग्रीन कलर के गोल निशान से मतलब है कि वह वस्तु वेजिटेरियन है, यानी उसमें कोई नॉनवेज नहीं मिला है, जबकि रेड वाला मार्क ये बताता है कि उसमें किसी न किसी तरह से नॉन वेजिटेरियन को शामिल किया गया है। इसके बाद हम पैकिंग पे आते हैं। पैकिंग आजकल इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। आकर्षक पैकिंग कस्टमर को बहुत जल्दी लुभा लेती है और इससे विक्रय वृद्धि भी होती है। ये वस्तु की पहचान भी कराती है, सुरक्षा कराती है और एक अपने प्रोडक्ट के आकर्षण का मुख्य साधन है। आजकल अधिकतर निर्माता अपनी वस्तु की अच्छी और अट्रैक्टिव पैकिंग के साथ मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अलग बना पाते हैं, जिससे कस्टमर उनके प्रोडक्ट को देखते ही खरीद लेता है। पैकेजिंग के मुख्य उद्देश्य हैं, पहले तो उपभोक्ता की आवश्यकता को ये पूरी करते हैं, उसके बाद विक्रय परिवर्तन यानी सेल्स प्रमोशन। अच्छे पैकिंग और अट्रैक्टिव पैकिंग एक कस्टमर को वह माल ख़रीदने के लिए प्रेरित करता है जिससे कि सेल्स बढ़ती है। पैकेजिंग इस तरह से लगाई जाती है कि उस माल जो अंदर रखा हुआ है उसकी सुरक्षित रहे, किसी भी मौसम का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। माल आसानी से और सुविधापूर्ण, आसानी से पोर्टेबल हो, इधर से उधर लाया ले जा सके। पैकेजिंग का उद्देश्य यह भी होता है कि वो ज़्यादा खर्चीली ना होना चाहिए और आकर्षण बना रहे। पैकेजिंग के कुछ कार्य यानी माल की सुरक्षा करना, माल की पहचान कराना और लाने ले जाने में सुविधा और वस्तु विविधीकरण की नीति भी इसका एक कार्य होता है कि वो दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग पहचान बनाएं। विक्रय में मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, कार्य होता है। और समूह में सुविधा यानी इसको जब आप इकट्ठा करके रखें तो बीच में किसी तरह का कोई स्पेस ना हो, तो अधिकतर जो पैकिंग होती है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में ही होती है। मार्केटिंग मिक्स में अगला काम आता है कीमत का निर्धारण करना। तो एक फर्म अपने प्रोडक्ट का मूल्य किस भाव पर तय करे कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, यानी निर्माता का उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि इसमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना और दूसरा अपने लाभों को भी कम ना हो बल्कि लाभ भी अधिक हों। तो अधिक लाभ कमाना और उपभोक्ता की संतुष्टि करना निर्माता का उद्देश्य होता है। तो कीमत का निर्धारण इन दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो कीमत निर्धारण के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य होता है लाभ को प्राप्त करना, कीमत को स्थिर रखना और साथ साथ बाज़ार को बनाए रखना। तो जब अधिकतम लाभ प्राप्त और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखकर कीमत का निर्धारण करेंगे तो अपने आप इसका बाज़ार बढ़ेगा और हमेशा इसके प्राइस भी क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, क्योंकि मांग स्थिर रहने से प्राइस में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ता है। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए कीमत निर्धारण का एक उद्देश्य है कि हमको अपने प्रतियोगी के साथ खड़े रहने के लिए ऐसा प्राइस चुनना पड़ता है जिससे कि हम लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकें और हमारे प्रतियोगी इससे कम कीमत पर नहीं बेच सकें। कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वह हैं आपके, पहला है लागत। यदि वस्तु की लागत अधिक होगी तो सही बात है कि हमको विक्रय मूल्य भी अधिक रखना पड़ेगा। प्रतियोगी यदि हमारे विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर अपना माल
बेचते हैं तो हमको अपना प्राइस कम रखना पड़ेगा। मांग, अगर वस्तु की मांग कम हो गई है तो हमको उसका प्राइस कम करना पड़ सकता है, मांग बढ़ने पर हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छे व्यवसायी, अच्छे निर्माता का विशेषता नहीं है। माल की किस्म को बनाए रखना, बाज़ार की स्थिति, शासकीय मूल्य नीति और आर्थिक वातावरण, ये सभी कीमत निर्धारण को प्रभावित करते हैं कि बाज़ार की स्थिति क्या है। जैसे अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा, कई विक्रेताओं और निर्माताओं ने लॉकडाउन के बाद से अपनी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की है, जिससे कस्टमर को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय मूल्य नीति भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सरकार क्या मूल्य निश्चित करती है, ना आप उससे अधिक कभी नहीं बेच सकते। आर्थिक वातावरण क्या है, तो आज हमारे लॉकडाउन के बाद आर्थिक वातावरण काफ़ी संकुचित हो गया है, जिसके कारण मंदी की अवस्था में सभी निर्माताओं को काफ़ी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक माल उत्पादन करें और विक्रय बढ़ाएं। तो बच्चों, आज हमने विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ा और इसमें आपको मैंने बहुत आसान विधि से समझाने की कोशिश की है। इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप किसी भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी और एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को आप भली भांति कर पाएंगे। उम्मीद है आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। धन्यवाद।